नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिनिक्स जीपीएससी पर। इस वीडियो में हम देखेंगे फरवरी 2026 करंट अफेयर्स पर बेस्ड हमारे टॉप 50 एमसीक्यूज वाला सीरीज कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड वे में यहाँ पर सारे क्वेश्चन लगाए जाएंगे, आपको कूट वाले भी मिलेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन वाले भी मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष के रूप में बहुत लंबे समय बाद नियुक्ति हुई है और यह नियुक्ति हुई है अभी श्री प्रभात मिश्रा जी की। प्रभात मिश्रा जी राजभाषा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए हैं। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ हमारा ऑप्शन बी। राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नए नियुक्त हुए हैं अभी। इससे पहले अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष होते हैं राज्य के मुख्यमंत्री। अध्यक्ष होते हैं राज्य नीति आयोग के मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष अभी हाल में ही नियुक्त किया गया है गणेश शंकर मिश्रा जी को। गणेश शंकर मिश्रा, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। डॉक्टर अनिल दीक्षित को लाइफ टाइम अकादमिक लीडरशिप अवार्ड किस क्षेत्र के लिए प्रदान किया गया है? डॉक्टर अनिल दीक्षित बायोटिक स्ट्रेस इस क्षेत्र में ये काम करते हैं, बायोटिक स्ट्रेस प्रबंधन में, और इन्हें इसी बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए इन्हें लाइफ टाइम एकेडमिक लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बायोटिक स्ट्रेस यानी हो जाएगा हमारा जैविक तनाव। जैविक तनाव क्या होता है? जो हमारे फसल होते हैं उस पर यदि किसी प्रकार के कीड़े लग रहे हैं या फफूंद लग रहा है, यानी कोई भी जीवित जीव द्वारा जो फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसको कंटेन करने का काम, उसको रोकने का काम इनके द्वारा किया जाता है। यानी अलग अलग तकनीक ला करके, अलग प्रकार की दवाइयां ला करके, अलग अलग चीजें अपना करके ये क्या करते हैं? फसलों की रोकथाम का ये काम करते हैं। तो उस क्षेत्र में ये लगभग 30 साल से 30+ ईयर से एक्टिव, उसके लाइफ टाइम अचीवमेंट के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ग्रीन लीफ अवार्ड 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से हमें बताना है कौन से कथन सही है। सरना एथनिक रिजॉर्ट जशपुर को ग्रीन लीफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान स्वच्छता एवं एनजीटी के मानकों के अनुरूप पाए जाने पर प्रदान किया गया है। हमें बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो यह बिल्कुल सही है कि सरना एथनिक रिजॉर्ट जो कि जशपुर में स्थित है उसे ग्रीन लीफ अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया है और यह सम्मान दिया ही इसलिए जाता है कि वो एनजीटी के मानकों का बराबर अनुपालन कर रहे हैं। यानी यहाँ पर क्या है, कोई भी पर्यटन क्षेत्र है, वहां पर यदि एनजीटी के गाइडलाइंस यानी प्रॉपर वहां पर क्लीनलीनेस रखी जा रही है, स्वच्छता रखा जा रहा है, कचरा प्रबंधन अच्छा हो रहा है, जीरो वेस्ट मैनेजमेंट, इस टाइप की वहां पर चीजें हैं, हाइजीन वगैरह मेंटेन है, तब उन्हें ग्रीन लीफ अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। भारत सरकार द्वारा यह सम्मान दिया जाता है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। और साथ में इसमें क्या होता है, अलग अलग कैटेगरीज भी होती है, 1 लीफ अवार्ड, 3 लीफ अवार्ड, 5 लीफ अवार्ड, जैसे 1 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार है। तो ऐसा ही 5 लीफ अवार्ड जो है वह छत्तीसगढ़ के सरना एथनिक रिजॉर्ट को सम्मानित किया गया 5 लीफ अवार्ड से। हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पर सही है। कर्तव्य एआई ऐप जो हाल में ही चर्चा में रहा था, किस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहा था? तो यह अभी जो नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट हुआ था वहां पर ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, इंडिया एआई इम्पैक्ट बिल्डथॉन प्रतियोगिता। उसमें यह कर्तव्य एआई ऐप जो कि छत्तीसगढ़ के युवाओं द्वारा बनाया गया था वह प्रथम स्थान पर रहा था। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट। वर्ष 2024-25 के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला विद्युत केंद्र सम्मान किस विद्युत केंद्र को प्रदान किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ के किस विद्युत केंद्र को सम्मानित किया गया है इस सम्मान से, यह हमें बताना है। तो इस सम्मान से यह जो सम्मान मिला है वह छत्तीसगढ़ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत केंद्र जो कि कोरबा पूर्व के नाम से भी जाना जाता है, इसे सम्मानित किया गया। क्यों सम्मानित किया गया है? क्योंकि इनका प्लांट लोड फैक्टर उस वर्ष यानी 2024-25 में 91% रहा, जो कि बहुत ही अच्छा किफायती माना जाता है। प्लांट लोड फैक्टर क्या है? जितनी आपकी कैपेसिटी यानी जितनी इंडस्ट्री की कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी सेंटर की, जहां पर हमारा जनरेशन हो रहा है, जितनी उसकी कैपेसिटी उसमें से वह कितना जनरेट कर पा रहा है। सपोज इसकी कैपेसिटी 100 मेगावाट की है, तो यदि यह केवल 50 मेगावाट जनरेट कर पा रहा है तो इसकी प्लांट लोड फैक्टर हो गए 50%। तो यहाँ पर 91% इनका प्लांट लोड फैक्टर रहा, यानी काफी अच्छा था। तो इसे इस सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्युत केंद्र के रूप में सम्मानित किया गया है।
छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति जो 2025-30 के प्रमुख लक्ष्य क्या है, ये हमको बताना है। तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-30 लाई गई है, स्वीकार इस साल किया गया है। अभी आप पहले हम नीति देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो यह नीति देखिए, ये सारी चीजें मैंने जो हमारा डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट होता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में जो करंट अफेयर्स की वीडियो बनती है उसमें मैंने ये बहुत ही डिटेल में समझा रखा है। यहाँ पर हम थोड़ा इसको शॉर्ट में लेकर के चलेंगे। यदि आपको वो डिटेल वाला वीडियो देखना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मेंशन है, फरवरी वाले डिस्क्रिप्टिव वीडियो में आपको जाना होगा। चलिए, छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। लक्ष्य क्या रखा है, अगले 5 साल में 5000 से भी अधिक नए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना, यानी 2030 तक 5000 प्लस अधिक स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने का यहाँ पर लक्ष्य है। विशेष क्या, राज्य में हब एंड स्पोक मॉडल के अंतर्गत इंक्यूबेशन सिस्टम को सुदृढ़ किया जाएगा, यानी एक मॉडल आप कह सकते हैं इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जाएगा और उस पर डिपेंडेंट बाकी हमारे आसपास के भी और भी इंक्यूबेशन सेंटर रहेंगे। इसे बुलाया जाता है हब एंड स्पोक मॉडल। फिर यहाँ पर आप प्रावधान देखिए, सीड फंड सहायता, नए स्टार्टअप को प्रोडक्ट विकसित करने के लिए 10 लाख रुपए तक की सहायता। जब स्टार्टअप आपका नया है तब वह प्रोडक्ट बनाने के लिए और भी कई चीज़ों के लिए उसको फंड की आवश्यकता पड़ती है, उसे बोला जाता है सीड फंड। तो इसके लिए 10 लाख रुपए तक की सहायता सरकार करेगी। स्टार्टअप कैपिटल फंड, निवेश उपलब्ध कराने के लिए 100 करोड़ रुपए का फंड, जमीन लीज में लेना है या कोई भारी मशीनरी लेनी है, उस टाइप की चीजें यदि करनी है तो स्टार्टअप कैपिटल फंड 100 करोड़ रुपए का बनाया गया, इससे इनको अनुदान वगैरह दिया जाएगा। क्रेडिट रिस्क फंड, बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपए का फंड बनाया है। ब्याज अनुदान, 50 लाख तक के ऋण पर 5 वर्षों तक 75% तक का ब्याज अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा। फिर कार्यक्रम, प्रदर्शनी, इन सब में जाने के लिए भागीदारी हेतु पंजीयन एवं स्टॉल व्यय पर 50% तक का अनुदान सरकार द्वारा प्रावधानित है। पेटेंट एवं गुणवत्ता प्रमाणन सहायता, इसमें भी कई प्रकार के खर्च होते हैं, वकील के खर्च, एफिडेविट, दुनिया भर के कागजी काम, तो इन पर खर्च के लिए 75% तक अनुदान सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिसकी अधिकतम राशि होगी 10 लाख रुपए। स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, यानी मशीनरी उपकरण पर 35% तक के अनुदान जो है सरकार दे सकती है, अधिकतम इसकी सीमा होगी 35 लाख रुपए। वहीं किराया अनुदान, 3 वर्षों के लिए भुगतान किए गए किराए का 50%। कोई आपने भवन वगैरह किराए में ले लिया, वहां पर अपना एमएसएमई चला रहे हैं आप, छोटे मोटे उद्योग, तो इस क्षेत्र के किराए का 50% जब तक कि वह अधिकतम 15,000 रुपए से ज्यादा ना हो, इतना सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा। तो यह मुख्यतः स्टार्टअप नीति के कुछ नए प्रावधान। चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है। छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति जो है 25-30 के प्रमुख लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य हमने देखा था 2030 तक, यानी अगले 5 साल में 5000 से अधिक नए स्टार्टअप प्रोत्साहित करना, यानी ऑप्शन सी विल बी अवर राइट आंसर। 2030 तक 5000 से अधिक नए स्टार्टअप प्रोत्साहित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-30 के अंतर्गत स्टार्टअप्स को निवेश उपलब्ध कराने हेतु कितने रुपए का स्टार्टअप कैपिटल फंड स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पर स्टार्टअप कैपिटल फंड की बात हो रही है, सीड फंड या फिर क्रेडिट रिस्क फंड की बात नहीं है। स्टार्टअप कैपिटल फंड यानी निवेश करने के लिए उनको जो अनुदान सहायता दी जाएगी उसके लिए कितने रुपए का फंड बनाया गया है, तो यह हमारा 100 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया सरकार द्वारा। इसी फंड से वह इन स्टार्टअप्स को मदद प्रोवाइड करेगी। छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-30 के अंतर्गत किराया अनुदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 2 वर्षों तक 25% अनुदान, 3 वर्षों तक 50, 5 वर्षों तक 75, या केवल सरकारी भवनों में स्टार्टअप्स को अनुदान मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा अगले 3 वर्षों तक 50% तक के अनुदान प्रदान किए जाएंगे, यानी ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। नए स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-30 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताना इसमें से कौन से कथन सही है। तो नीति का लक्ष्य 2030 तक 5000 से अधिक नए स्टार्टअप प्रोत्साहित करना है, बिल्कुल सही है। स्टार्टअप निवेश उपलब्ध कराने के लिए 100 करोड़ रुपए का स्टार्टअप कैपिटल फंड स्थापित किया जाएगा, यह भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी विल बी अवर राइट आंसर। इस स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताना है कौन से कथन सही है। राज्य में इंक्यूबेशन इकोसिस्टम को हब एंड स्पोक मॉडल के अंतर्गत सुदृढ़ किया जाएगा, यह बिल्कुल सही है। अभी हमने देखा था एक मॉडल इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जाएगा, उस पर डिपेंडेंट आसपास के और भी कई इंक्यूबेशन सेंटर्स होंगे। किराया अनुदान के रूप में 3 वर्षों के लिए 50% तक किराया अनुदान प्रदान किया जाएगा, यह भी बिल्कुल सही है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी
1 और 2 दोनों, ये चीजें हमने अभी थोड़ी पहले डिस्कस की हुई है। इंक्यूबेटर एवं एक्सेलरेटर के लिए वित्तीय सहायता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह थोड़ा नया क्वेश्चन है और हमें बताना है इसमें से कौन से कथन। शासकीय इंक्यूबेटर्स को परियोजना लागत का 75% तक अनुदान प्रदान किया जाएगा। निजी इंक्यूबेटर्स को 50% अनुदान अधिकतम 3 करोड़ रुपए तक दिया जाएगा। इसमें से हमें बताना है कौन सा कथन सही है। यह दोनों ही कथन सही है। जो भी शासकीय इंक्यूबेटर्स लगाए जाएंगे कहीं पर भी, तो उनको सरकार द्वारा 75% तक की परियोजना लागत जो भी होगी उसका अनुदान दिया जाएगा। वहीं जो निजी इंक्यूबेटर्स होंगे उनको 50% तक का अनुदान दिया जाएगा। वहीं यदि ये शासकीय या निजी इंक्यूबेटर्स बस्तर क्षेत्र या फिर सरगुजा क्षेत्र में लगते हैं तो इन्हें 10% एक्स्ट्रा अनुदान दिया जाएगा। यानी बस्तर या सरगुजा में लगते हैं तब शासकीय इंक्यूबेटर्स का अनुदान 85% हो जाएगा। वहीं निजी क्षेत्र के यदि इंक्यूबेटर लगते हैं तो उनको अनुदान 60% का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में किस परियोजना को शामिल किया गया है? तो स्वदेश दर्शन योजना क्या है? पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने की योजना है। 2.0 में क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड ये परियोजना है। एक एक पर्यटन क्षेत्र को पकड़कर विकसित करने का ये योजना बनाई गई है, विकसित करने की परियोजना बनाई गई है। तो इस स्वदेश दर्शन योजना 2 के तहत छत्तीसगढ़ से जो शामिल किया गया परियोजना वो है मयाली बगीचा विकास परियोजना। जशपुर में यहाँ स्थित है। आप यहाँ पर देखिए बगीचा का नाम भी आया है, बगीचा उधर एक तहसील है। मयाली बगीचा विकास परियोजना शामिल किया गया है। यहीं पर बगल में एक मधेश्वर पहाड़ भी है, यदि आप जानते होंगे। विश्व का सबसे ऊंचा प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में इसे मान्यता दी गई है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बाला यानी कि बिल्डिंग एज लर्निंग एड कंसेप्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत विद्यालय की दीवारों पर वर्णमाला, अंक एवं स्थानीय चित्रकथाएं प्रदर्शित की जाती है। फर्श पर खेल आधारित शिक्षण सामग्री तथा खिड़की दरवाजों के माध्यम से आकार व माप की समझ विकसित की जाती है। इसमें हमें बताना है कौन सा कथन सही है। ये आंगनबाड़ी में ये कंसेप्ट अपनाया गया है। इसमें क्या करते हैं, जो भी आंगनबाड़ी है उसकी दीवारों पर, उनकी दीवारों पर इस प्रकार से पेंट कर दिया जाता है जिसमें पहाड़े वगैरह होंगे, ABCD इस प्रकार से लिखा होगा। तो इनको क्या है, बच्चों को खेल खेल के माध्यम से समझाया जाता है चीजें, किस प्रकार से काउंटिंग होनी है, किस प्रकार से ये आपके जो वर्ड्स हैं किस प्रकार से प्रोनाउंस किए जाते हैं। तो ये सब खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। और खेल खेल में वैसे ही खिड़की दरवाजों की माप के आकार से गणित की समझाइश विकसित की जाती है। तो ये दोनों ही कथन यहाँ पर सही है और ये आप ध्यान रखेंगे आंगनबाड़ी के अंतर्गत अपनाया गया कंसेप्ट है बच्चों के लिए। तो ऑप्शन सी हियर विल बी द राइट आंसर। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को गोल्डन आवर के तहत त्वरित एवं निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी योजना संचालित की जा रही है? गोल्डन आवर यानी एक्सीडेंट के बाद जो समय होता है दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के पास बचने के लिए, उसको बोला जाता है गोल्डन आवर। इस गोल्डन आवर में क्या होता है, यदि कोई हॉस्पिटल पहुंच जाए तो पहले फॉर्म भरो और दुनिया भर के चकल्लस। तो अब जो है ये सब की चिंता नहीं रही है। जो भी आयुष्मान भारत से संबंधित हॉस्पिटल है, यदि वह दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को यहाँ पहुंचा दिया जाता है तो इस योजना के तहत उसका उपचार तुरंत ही शुरू हो जाएगा और अगले 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपए तक का जो उपचार है वह निःशुल्क यानी कैशलेस इसको प्रदान किया जाएगा। निःशुल्क चिकित्सा सुविधा इसको प्रदान की जाएगी 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपए तक की। और इस योजना का नाम रखा गया PM राहत योजना। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। छत्तीसगढ़ में मखाना विकास योजना की शुरुआत किन जिलों में की गई है? छत्तीसगढ़ में मखाना विकास यानी मखाना की खेती को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर अनुकूल परिस्थितियां ज्यादा है मखाना विकास के लिए। यह जिला कौन कौन से हम देखते हैं, धमतरी बिल्कुल है, बालोद भी है, महासमुंद भी है, पर गरियाबंद भी है। यानी यहाँ पर चारों जिले शामिल है। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ये चारों जिलों को एक तरीके से आप बोल सकते हैं मखाना बेल्ट के रूप में ही विकसित किया जा रहा है। क्योंकि ये क्या है, निचले क्षेत्र आते हैं, यहाँ पर पानी भराव लगातार बना रहता है। आप देखेंगे सबसे ज्यादा डैम भी इन्हीं क्षेत्रों में है और यहाँ पर पानी भराव चूंकि ज्यादा होता है इसलिए मखाना के लिए बिल्कुल अनुकूल स्थिति है। मखाना के लिए क्या होता है, आपको 2-2.5 फीट तक लगातार पानी भरे रखना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर इन जिलों को चुनाव किया गया, इन जिलों का चुनाव यहाँ पर किया गया। छत्तीसगढ़ में उड्डयन क्षेत्र को बढ़ावा देने राज्य सरकार द्वारा क्या स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? छत्तीसगढ़ में एयरपोर्ट लगातार विकसित हो रहे हैं
और पायलट प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर स्थापित किया जाना है उड़ान प्रशिक्षण संगठन। ऑप्शन डी हियर विल बी द राइट आंसर। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ जनों के लिए डे केयर सेंटर यानी सियानगुड़ी की स्थापना एवं संचालन करना कहाँ प्रस्तावित है? तो यह डे केयर सेंटर सियानगुड़ी क्या होगा, एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा या भवन टाइप होगा, आप समझ लीजिए, जहाँ पर 60 प्लस यानी सीनियर सिटीजन व्यक्ति जाएंगे, आपस में मिलेंगे, बातचीत करेंगे, विल एंजॉय द लाइफ, आपस में जो भी है गुठियाएंगे और भी चीज़ें यहाँ पर आप एक दूसरे से शेयर करेंगे, उसे बोला जा रहा है सियानगुड़ी डे केयर सेंटर। और यह स्थापित किया जाना, संचालित किया जाना प्रावधानित है अंबिकापुर में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताना है इनमें से कौन से कथन सही है। छत्तीसगढ़ के पहले अंतरिक्ष केंद्र का शुभारंभ नवा रायपुर के राखी में किया गया है। यह अंतरिक्ष केंद्र जिला रायपुर के प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगवारी के तहत स्थापित किया गया है। इसमें आप देखिए नवा रायपुर का जो राखी गांव है उसमें तो अंतरिक्ष केंद्र का शुभारंभ किया गया, यह बिल्कुल सही है। जो हमारे अंतरिक्ष यात्री हैं भारत के शुभांशु शुक्ला, वो आए थे इसके उद्घाटन के लिए। और ये अंतरिक्ष केंद्र क्या है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के उपकरण रखे होंगे, मॉडल रखे होंगे, जिससे रॉकेट के बारे में समझ विकसित की जाएगी, सैटेलाइट के बारे में समझ विकसित की जाएगी, डेटा कैसे भेजा जाता है, कैसे रिसीव किया जाता है, उन सब के बारे में बच्चों को समझ विकसित की जाएगी। यह बोला जा रहा है अंतरिक्ष केंद्र, तो हमारा कथन एक सही है। दूसरा हम देखते हैं अंतरिक्ष केंद्र जिला रायपुर के प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगवारी के तहत स्थापित किया जा रहा है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रोजेक्ट का जो हमारा मेन उद्देश्य है, जो बच्चे हैं उनको स्टेम शिक्षा यानी विज्ञान, तकनीकी, प्रौद्योगिकी, इन शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए, इन शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए इनका ये प्रोजेक्ट जो है चलाया जा रहा है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। दोनों कथन यहाँ पर सही है हमारे। छत्तीसगढ़ के किस एयरपोर्ट को डीजीसीए द्वारा ऑल वेदर ऑपरेशन की स्वीकृति प्रदान की गई है? ऑल वेदर ऑपरेशन की स्वीकृति प्रदान की गई है बिलासपुर एयरपोर्ट। बिलासपुर एयरपोर्ट बिलासाबाई केमटी, ये जो एयरपोर्ट है उसको ऑल वेदर ऑपरेशन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। छत्तीसगढ़ में दिव्यांग जनों के उपकरणों की मरम्मत हेतु पहला दिव्यांग गैरेज कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह दिव्यांग गैरेज बनाया गया है। क्या होता है, दिव्यांगों के पास जैसे ट्राइसिकल है या और किसी प्रकार के अन्य उपकरण है, हीयरिंग उपकरण कुछ भी है, वो क्या है, यदि एक बार बिगड़ गया, उनकी बैटरी डाउन हो गई, तो बनने के लिए कोई वहां पर इनको नहीं मिलता था केंद्र। तो यहाँ क्या किया गया है, रायपुर में ही, राजधानी रायपुर में ही एक दिव्यांग गैरेज ओपन किया गया है। यह दिव्यांगों द्वारा ही संचालित है और दिव्यांगों के उपकरण का यहाँ पर मरम्मत किया जाता है। तो इनके लिए भी सुविधा और इनको भी काम मिल गया है, दोनों को फायदा, विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। तो ऑप्शन बी हियर विल बी द राइट आंसर। ज्ञानोदय हब पहल के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताना है कौन से कथन यहाँ पर सही है। इसका विकास रायपुर में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यूपीएससी, एनडीए, नीट, जेई के अभ्यर्थियों को आधुनिक आवासीय एवं शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। तो यह बिल्कुल सही है। विकास इसका रायपुर में किया जा रहा है, सड्डू मोआ वाले क्षेत्र में किया जा रहा है। और ये परीक्षा के जो परीक्षार्थी हैं इनको आधुनिक आवासीय एवं शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने इसका उद्देश्य है। दोनों कथन यहाँ पर सही है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। छत्तीसगढ़ में राज्य के पहले राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान यानी नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जा रही है? राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान क्या होगा, जो आईटीआई ट्रेनर्स हैं उनको ये ट्रेन करने का काम करता है, यानी जो वहां पर प्रशिक्षण देते हैं उनको यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी शिक्षक को सिखाया जाता है, ऐसा आप मान सकते हैं। और इसकी स्थापना की जाने वाली है रायपुर में। रायपुर में पीएम सेतु योजना के तहत इसकी स्थापना यहाँ पर की जाने वाली है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का पहला अत्याधुनिक महतारी सदन सह आंगनबाड़ी किस जिले में स्थापित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक आंगनबाड़ी और साथ में महतारी सदन यह स्थापित किया गया है राजधानी रायपुर के टाटीबंध क्षेत्र में। राजधानी रायपुर आप याद रखिए। लगभग 4500 वर्ग फीट में इस महतारी सदन को बनाया गया है और इसे आंगनबाड़ी के रूप में भी उपयोग में लाया जा रहा है। प्रस्तावित जंगल सफारी का विकास छत्तीसगढ़ के किस अभ्यारण्य में किया जा रहा है? तो यहाँ पर हो जाएगा नए प्रस्तावित जंगल सफारी का विकास छत्तीसगढ़ के किस अभ्यारण्य में किया जा रहा है? और यह अभ्यारण्य है भोरमदेव अभ्यारण्य। कबीरधाम के भोरमदेव अभ्यारण्य में यह विकसित किया जा रहा है। 34 किलोमीटर का रूट इसमें तैयार किया जा रहा है, यानी अभ्यारण्य तो है परंतु बीच में इसमें क्या किया गया, 34 किलोमीटर का ऐसा कुछ रूट बना दिया गया है और इसे ही बोला जा रहा है जंगल सफारी। यहाँ पर आसपास पेड़ वगैरह होंगे, आप जीप में बैठ करके
जो भी यहाँ पर शाकाहारी जीव जंतु वगैरह दिखेंगे उनका आप आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर से बीच से सकरी नदी भी आपको निकलती हुई दिखाई देगी। तो ये सब है आपके भोरमदेव अभ्यारण्य के अंतर्गत जो नया जंगल सफारी बनाया जा रहा है उसमें। ऑप्शन सी उत्तर होगा इसका सही। बस्तर जिले के किस जलप्रपात के समीप शीघ्र ही एक भव्य रिसोर्ट का निर्माण किया जाएगा? पर्यटकों के रुकने वगैरह के लिए और उनके अन्य सुविधाओं के लिए यह रिसोर्ट निर्मित किया जाएगा। यह जलप्रपात है मेंद्री घूमर जलप्रपात। मेंद्री घूमर जलप्रपात के पास यह रिसोर्ट निर्मित किया जा रहा है। उदंती सीता नदी अभ्यारण्य के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताना है कौन से कथन सही है। यहाँ दुर्लभ मालाबार पाइड हॉर्नबिल के संरक्षण हेतु विशेष प्राकृतिक उद्यान विकसित किए जा रहे हैं। इन उद्यानों को हॉर्नबिल रेस्टोरेंट के रूप में विकसित किया जाएगा। देखिए हॉर्नबिल क्या है? हॉर्नबिल एक चिड़िया है, पक्षी है, थोड़ा बड़ा है और यह पाया जाता है मुख्यतः वेस्टर्न घाट में। और चूंकि यहाँ पर हॉर्नबिल के कई आप कह सकते हैं कई प्रकार हैं इस पक्षी के, हॉर्नबिल, मालाबार पाइड हॉर्नबिल और 2-3 प्रकार के और हॉर्नबिल होते हैं। तो ये जो मालाबार पाइड हॉर्नबिल है वह मुख्यतः आपके वेस्टर्न घाट के जो केरल वाला तट है, मालाबार तट जिसको बोला जाता है, उन क्षेत्र में ये ज्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है मालाबार पाइड हॉर्नबिल। और चूंकि वैसा ही कुछ क्लाइमेट इसे देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ में, तो ये छत्तीसगढ़ के उदयंती सीता नदी अभ्यारण्य के आसपास भी गरियाबंद वाले क्षेत्र में भी बहुत बड़ी संख्या में पाया जा रहा है। तो यह बिल्कुल सही है कि यहाँ पर ये पाए जा रहे हैं और इनके संरक्षण हेतु विशेष प्राकृतिक उद्यान विकसित किया जा रहा है जिसे बोला जा रहा है हॉर्नबिल रेस्टोरेंट। हॉर्नबिल रेस्टोरेंट क्या है? क्योंकि यह शाकाहारी पक्षी है तो ये क्या करता है, फल वगैरह खाएगा, तो जिस प्रकार के फल खाता है उस प्रकार के पेड़ वगैरह यहाँ पर ज्यादा लगाए जाएंगे, तो इसे ही बोला जा रहा है हॉर्नबिल रेस्टोरेंट। तो ये हमारे दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कोरिया जिले के 5% मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताना है कौन से कथन सही है। यह मॉडल आवा पानी झोंकी अभियान के अंतर्गत शुरू किया गया। इसके तहत खेत या बाड़ी की कुल भूमि का 5% भाग में सीढ़ी नुमा संरचना वाला सूखता गड्ढा तैयार किया जाता है। तो ये देखिए जो 5% मॉडल है बहुत फेमस हुआ था, बहुत ज्यादा। इसे इवन पीएम मोदी जी ने भी अपने जो मन की बात है उसमें इसकी बात शेयर की थी, इसको शेयर किया था 5% मॉडल। इसमें हो क्या रहा है, जो भी किसानों के पास खेत है उसमें 5% क्षेत्र में ऐसा सीढ़ी नुमा संरचना बना करके यहाँ पर गड्ढा बनाया जा रहा है और इसमें जल संरक्षण किया जा रहा है, चाहे वर्षा का जल हो, सिंचाई का जल हो, नहर का जल हो, कुछ भी हो, यहाँ पर जल संरक्षण किया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, एक तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी हो रहा है, जल संरक्षण भी हो रहा है, सिंचाई के लिए इनको दूर भी नहीं जाना पड़ रहा है, बहुत सारी चीजें एक साथ यहाँ पर इनको हेल्प मिल रही है। तो ये एक अपने प्रकार का बहुत इनोवेटिव आइडिया था वाकई में, और यह आवा पानी झोंकी अभियान के अंतर्गत ही शुरू किया गया, ये बिल्कुल सही है। और 5% भाग में ऐसे सीढ़ी नुमा संरचना सूखता गड्ढा तैयार किया जा रहा है, यह भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। छत्तीसगढ़ का नया एडवेंचर हब किस स्थान को बनाया गया है? तो नया एडवेंचर हब के रूप में विकसित किया जा रहा है महासमुंद के शिशुपाल पर्वत। शिशुपाल पर्वत को लगभग इसकी हाइट 899 मीटर की है, इसे नए एडवेंचर हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। माउंट अंकोकागुआ अर्जेंटीना पर तिरंगा फहराने वाले छत्तीसगढ़ के पर्वतारोही कौन है? तो ये माउंट अंकोकागुआ क्या है, अर्जेंटीना में एक पीक है। वैसे देखा जाए तो जो दक्षिण अमेरिका है कॉन्टिनेंट, उसका ये हाईएस्ट पीक है। जैसे हमारे एशिया में माउंट एवरेस्ट है, वैसे ही दक्षिण अमेरिका का सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो माउंट अंकोकागुआ है। वहां पर तिरंगा फहराए गए हैं। तिरंगा जिन्होंने फहराया उनका नाम है प्रदीप कुमार शर्मा, आरटीओ अधिकारी हैं ये, सरकारी अधिकारी। इन्होंने वहां पर जाकर के अंकोकागुआ में तिरंगा फहराया। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के किस वन क्षेत्र में दुर्लभ हनी बैजर देखा गया है? यह एक जानवर है दुर्लभ हनी बैजर इसका नाम है, और ये बहुत कम दिखता है इसलिए इसे दुर्लभ हनी बैजर बोला जा रहा है। नाम कहाँ से आया हनी बैजर? ये क्या करता है, मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकाल करके खाता है, और चूंकि मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकाल कर खा रहा है तो मधुमक्खियां इस पर हमला करेंगी, पर इस पर उसका कोई असर नहीं होता क्योंकि इसकी चमड़ी इतनी मोटी होती है कि मधुमक्खी का डंक भी नहीं पहुंच पाता। इतनी मोटी चमड़ी होती है कि शेर भी इस पर आक्रमण करने से पहले 10 बार सोचता है, क्योंकि इसके क्या है, पंजे बहुत ही शार्प होते हैं। यदि वो शेर को मारा तब तो शेर को बहुत परेशानी में पड़ जाएगा क्योंकि बहुत धारदार इसके पंजे होते हैं, और जब शेर अपने दांत गड़ाएगा तो इसकी चर्बी पर उतना ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो थोड़ा अटैकिंग एनिमल भी है, हालांकि छोटा है
परंतु फिर भी आप बोल सकते हैं खतरनाक है। तो यह जो हनी बजर देखा गया है वह है मरवाही रेंज में, मरवाही रेंज में इसे देखा गया। प्रोजेक्ट दक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताना है इसमें से कौन से कथन सही है। इसका उद्देश्य शासकीय कार्य प्रणाली को डिजिटल रूप से सशक्त, पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनाना है। इसके अंतर्गत कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता, डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन और ईमेल जैसे डिजिटल टूल्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो इसमें हम कथन जो है प्रोजेक्ट दक्ष, देखिए एफिशिएंसी बढ़ाने से संबंधित है। सरकारी कर्मचारियों की एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए, इनको कैसे और एफिशिएंट बनाया जाए, इसके लिए प्रोजेक्ट दक्ष का संचालन किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य ये बिल्कुल सही है, शासकीय कार्य प्रणाली को डिजिटल रूप से सशक्त, पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनाना, इफेक्टिव बनाना। और इसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को इस प्रकार के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। राज्य सरकार द्वारा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स संबंध में विचार कीजिए और हमें बताना है इसमें से कौन से कथन सही है। इस टास्क फोर्स का गठन राज्य के 10 जिलों में किया जाएगा। इसका उद्देश्य साइबर अपराधों पर नियंत्रण लगाना है। तो यह तो सही है कि राज्य के 10 जिलों में इसका गठन किया जा रहा है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ये क्या है, नशा विरोधी एक टास्क फोर्स है, समझ लीजिए। नारकोटिक्स यानी वो जो ड्रग्स, चरस, गांजा, इन सब से संबंधित ये होता है, मैरिजुआना जिसको बोलते हैं, इन सब के संबंध में है। इन सब की जो भी इलीगल खेप वगैरह आती है छत्तीसगढ़ में, उसे पकड़ना है। और चूंकि ये टास्क फोर्स जो है इन सब की खेप को पकड़ने के लिए बनाई गई है, तो मोस्टली छत्तीसगढ़ के महानगर जैसे रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, इनके लिए बनाई गई है। तो इसमें से हमारे यहाँ पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। साइबर अपराध के लिए अलग टीम है, ये जो है नशा मुक्ति के लिए। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, केवल एक। छत्तीसगढ़ में सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना के लिए किस संस्था के साथ एमओयू किया गया है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट सेंटर क्या है। देखिए हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर का माहौल तो है, यदि कंप्यूटर के क्षेत्र में बात की जाए सॉफ्टवेयर माहौल है, परंतु हार्डवेयर के क्षेत्र में माहौल नहीं है। जो भी यहाँ पर चिप सर्किट बनाने हैं या उसकी टेस्टिंग भी करनी है, तो ये हैदराबाद या बेंगलुरु भेजा जाता है। पता नहीं आपको इसकी ज़रूरत पड़ी है या नहीं, परंतु मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत कई बार पड़ चुकी है। और थोड़ा भी यदि प्रॉब्लम मेजर आता है तो सीधा इसको हैदराबाद भेजने की बात की जाती, चूँकि वो पास में है, परंतु यहाँ से हैदराबाद और बेंगलुरु दोनों जगह जाता है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर सॉर्ट आउट हो सकेगी यदि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना हो जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, चिप वगैरह असेंबल भी की जा सकेगी, टेस्ट भी इसका किया जा सकेगा, बाद में हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पर की जा सके। इलेक्ट्रॉनिक चिप हो गए, सर्किट हो गए, सर्किट बोर्ड वगैरह हो गए, और सेमीकंडक्टर चिप हो गए, इन सब की यहाँ पर असेंबली वगैरह की जा सकेगी। इसके लिए निर्माण किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट सेंटर। और इसको निर्मित करने के लिए, स्थापित करने के लिए जो स्टार्टअप्स आएंगे उनकी सहायता के लिए सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप बनाया जा रहा है। उनको मार्केट अवेलेबिलिटी दिलाने में, एक्सेस दिलाने में ये मदद करेगा। तो इसके लिए जो एमओयू किया गया है वह किया गया है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के साथ, एसटीपीआई के साथ यह एमओयू किया गया है। केंद्र की एसएटी 2026 रिपोर्ट के अनुसार पावर इकोसिस्टम रेडीनेस एंड परफॉर्मेंस के संदर्भ में छत्तीसगढ़ की प्रमुख उपलब्धि क्या रही है। तो यह केंद्र द्वारा स्टेट एनर्जी ट्रांजिशन 2026 रिपोर्ट के अनुसार जो छत्तीसगढ़ की उपलब्धि रही है वह है डिस्कॉम प्रदर्शन में सुधार और 0.07% बिजली कमी दर्ज होना। यानी डिस्कॉम प्रदर्शन, ये जो डिस्कॉम है ये इस प्रकार का है, डिस्कॉम यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो पावर डिस्ट्रीब्यूट करती है, CSPDCL, ठीक, इनके द्वारा जो भी प्रदर्शन है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी नुकसान, इलेक्ट्रिसिटी लॉस जो होता है वह बिल्कुल मिनिमम हुआ है। और जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्षेत्र है उसमें केवल 0.07% जो हमारा बिजली कमी यानी 0.07% ही इलेक्ट्रिसिटी लॉस हुआ है। इसके लिए यह जो छत्तीसगढ़ की यह प्रमुख उपलब्धि इस रिपोर्ट में रही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, डिस्कॉम प्रदर्शन में सुधार और 0.07% बिजली कमी दर्ज होना। बस्तर पंडुम 2026 के संबंध में कथनों पर विचार करना है और बताना है इसमें से कौन से कथन सही है। इसका शुभारंभ 10 जनवरी 2026 को किया गया। संभाग स्तरीय बस्तर पंडुम 7 से 9 फरवरी तक आयोजित हुआ। तो इसमें हमें बताना है कौन से कथन सही है। यहाँ पर ये दोनों ही कथन सही है। इसका शुभारंभ 10 जनवरी तक हुआ, 10 जनवरी को हुआ था, और संभाग स्तरीय कार्यक्रम जगदलपुर में हमारा 7 से 9 फरवरी को ही हुआ था। पहले यह प्रस्तावित था कि 2 से 6 फरवरी को किया जाएगा,
परंतु यह फिर बाद में बढ़ा करके डेट इसकी 7 से 9 फरवरी कर दी गई थी और 7 से 9 फरवरी में यह आयोजित होता है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान खरीदी के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताना है कौन से कथन इसमें से सही है। राज्य में 25,24,339 किसानों से धान खरीदी की गई। कुल 141.0 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है। हमें इसमें बताना है कौन से कथन सही है। तो यहाँ पर ये दोनों ही कथन सही है। इतने 25 लाख, लगभग 25 लाख किसानों से धान खरीदी की गई। टोटल खरीदी हमारी हुई है 141.0 लाख मीट्रिक टन, 04 लाख मीट्रिक टन। पिछले साल शायद 144 हुई थी, तो इस साल उससे थोड़ी कम हुई है। टारगेट लगभग उतना ही रहा था 160 लाख मीट्रिक टन का। इस साल जो हमारा एमएसपी रहा था 2369 रुपीज पर जो हमारा होता है क्विंटल उसका, और 3100 रुपये सरकार द्वारा प्रदान किया जा रहा है, यानी 731 रुपये इसमें बोनस जो है सरकार देगी। खरीफ सीजन 2025-26 में छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक धान खरीदी किस जिले में होती? सर्वाधिक धान खरीदी पहले जांजगीर चांपा में होती थी, अब वो बढ़ गया शक्ति से, शक्ति अलग हो गया। तो अब जो पहले नंबर पर आ चुका है वह है महासमुंद। तो महासमुंद से सबसे ज्यादा धान खरीदी हुई। दूसरे नंबर पर था बेमेतरा और सबसे लास्ट जो है वह है हमारा दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में सबसे कम धान खरीदी हुई। 28 फरवरी 2026 को अन्नदाताओं के बैंक खातों में आदान सहायता के रूप में कितनी राशि अंतरित की गई? तो यह वही धान खरीदी के बाद किसानों को जो राशि अंतरित की जाती है बोनस वगैरह की, तो यह टोटल राशि अंतरित की गई है 10,324 करोड़ रुपए। 10,324 करोड़। छत्तीसगढ़ की किन सेंट्रल जेलों को ISO 9001-2015 गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो यह जो सेंट्रल जेल है जिसको यह गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त हुआ है, छत्तीसगढ़ में 5 संभाग है। केवल आप दक्षिण के छोड़ दो तो ऊपर के 4 संभाग के मुख्यालय के जो सेंट्रल जेल है उनको प्राप्त हुआ है, यानी रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और अंबिकापुर। ऑप्शन ए विल बी अवर राइट आंसर। किस जिले के 52 ग्राम पंचायत टीबी मुक्त एवं 71 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? तो ऐसे टीबी मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान, टीबी मुक्त भारत अभियान चल ही रहा है और बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान भी चल रहा है। इन दोनों में प्रगति हुई है और यह जिला बना है गौरेला पेंड्रा मरवाही। गौरेला पेंड्रा मरवाही में ऐसी घोषणा की गई। फाइलेरिया यानी हाथीपाव उन्मूलन अभियान 2026 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। यह अभियान 10 फरवरी से 25 फरवरी 2026 तक चलाया जाएगा। फाइलेरिया को सामान्यतः हाथीपाव रोग के नाम से जाना जाता है, यह तो यहीं पर लिखा हुआ है। ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट 2 ये सही है और यह अभियान भी 10 से 25 फरवरी तक चलाया गया था, यानी हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस मच्छर के द्वारा, किस मॉस्किटो के द्वारा यह फाइलेरिया रोग होता है, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। भारत माता वाहिनी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। इसका उद्देश्य प्रदेश में नशा मुक्ति के प्रति व्यापक जन जागरण को बढ़ावा देना है। योजना के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो यह देखिए, भारत माता वाहिनी योजना नशा मुक्ति से ही संबंधित है और जन जागरूकता और जन सहभागिता सुनिश्चित करने का इसमें प्रयास किया जा रहा है, लोगों को भी जोड़ने की इसमें कोशिश है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। छत्तीसगढ़ में वजन त्योहार 2026 का आयोजन किस अवधि में आंगनबाड़ी केंद्रों में किया जाएगा? तो यह वजन त्योहार जो है मुख्यतः बच्चों के पोषण को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। इनमें बच्चों का वजन नापा जाता है, इनकी हाइट मापी जाती है, इनके पोषण का स्तर जांचा जाता है। क्योंकि यदि किसी बच्चे में कुपोषण होगा, मेल न्यूट्रिशन होगा, तो उसकी हाइट जो है वह कम होगी, स्टंटिंग जिसको बोला जाता है। इनकी हाइट कम होगी, इनका वेट कम होगा, ठीक, ये बार बार बीमार पड़ेंगे। तो ऐसे क्या है, इनके कई प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में और सुनिश्चित किया जाता है कि जो भी बच्चे हैं ऐसे छोटे, यानी 0 से 6 वर्ष तक के, इनको प्रॉपर पोषण प्राप्त हो। साथ में जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, गर्भवती महिलाएं जो स्तनपान करा रही है वो, साथ में जो किशोरी बालिकाएं होती हैं उनका एनीमिया टेस्ट वगैरह भी इसमें किया जाता है। तो महिला बाल विकास विभाग द्वारा यह वजन त्योहार जो है वह कार्यक्रम संचालित किया जाता है और जो अवधि इस साल रही थी वजन त्योहार के लिए अभी इस अवधि में, वह था हमारा 10 दिवसीय 9 से 18 फरवरी तक। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। 10 दिन तक यह वजन त्योहार मनाया गया था। 21वें छत्तीसगढ़ युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था IIIT नवा रायपुर। अरपा महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह अरपा वैसे बिलासपुर से भी निकलती है, निकलती इन द सेंस बिलासपुर के बीच से भी होकर के बहती है, परंतु यह जो आयोजन किया गया था गौरेला पेंड्रा मरवाही में, जो कि इसका उद्गम जिला है। ऑप्शन डी
यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। जाजल्यदेव लोक महोत्सव 2026 का आयोजन किस अवधि में किया गया? तो यह अवधि थी हमारी 11 से 13 फरवरी। 11 से 13 फरवरी जाजलदेव लोक महोत्सव आयोजन किया गया था। यह आयोजन किया गया था जांजगीर में। जांजगीर में आयोजित किया गया था। राजा जाजल्यदेव द्वारा विकसित यह नगरी है। इसके उन्हीं की स्मृति में यह जाजल्यदेव लोक महोत्सव आयोजन होता है। मैनपाट महोत्सव 2026 का आयोजन कब किया गया? तो यह आयोजन किया गया था 13 से 15 फरवरी तक। 13 से 15 फरवरी। किस जिले में 15-16 फरवरी को पाली महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो 15-16 फरवरी को जो पाली महोत्सव का आयोजन किया गया था, पाली का शिव मंदिर आपको पता है बाण वंश द्वारा बनवाया गया था। तो यह जिला कोरबा में स्थित है। तो कोरबा में ही पाली महोत्सव का आयोजन किया गया था 15-16 फरवरी को। द स्टोरी ऑफ किंग भोरमदेव, राजा भोरमदेव की कहानी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह नई पुस्तक आई है। इसके लेखक हैं श्री राम प्रसाद बघेल। राम प्रसाद बघेल। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो यह था हमारा फरवरी महीने पर बेस्ड करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में टॉप 50 एमसीक्यूज। इसके पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में इसे मैं डाल दूंगा, वहां से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे ऐसे और कई करंट अफेयर्स और अदर टाइप के वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।